चैप्टर 1079। इधर दूसरी तरफ नीचे हॉल में इस वक्त अदांशी बहुत ही चुपचाप सोफे पर अपना छोटा सा सिर झुकाकर बैठी हुई थी। तो वहीं कपकेक इस वक्त सोफे पर इधर उधर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अदांशी पर गई। अदांशी को ऐसे देखकर वो कुछ पल के लिए खामोश रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से अदांशी के पास जाने लगा। अदांशी के पैरों के पास पहुंचकर उसने उनके पैर पकड़ लिए और अपनी आवाज निकालने लगा, दादा बाबा टाटा टाटा। लेकिन अदांशी ने पाउट बनाकर कहा, कपकेक अभी दीदी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मम्मा डैडी फाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम जाकर किसी और के साथ खेलो। ये कहकर अदांशी उससे मुंह फेरकर बैठ गई। तो कपकेक का छोटा सा चेहरा उतर गया। उसने भी पाउट बना लिया और फिर से अपने नन्हे पैरों को ऊपर किसी तरह रखकर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी वहां अद्राक्ष अपने हाथ में एक फिशिंग रॉड लेकर अंदर की तरफ आया। लेकिन जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचा, सोफे का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो अपने छोटे से भाई को घूरने लगा, जो इस वक्त बड़े से सोफे पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद उसकी नजर अदांशी पर चली गई। अदांशी को देखते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? एवरीथिंग इज ओके। ये कहते हुए अद्राक्ष ने अदांशी के सिर पर हाथ रखा तो अदांशी तुरंत अद्राक्ष के सीने से लिपटकर सिसकते हुए बोली, भाई डैडी मम्मा फाइटिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मम्मा डैडी की फाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी ये बात सुनकर अद्राक्ष ने तुरंत उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर मॉम डैड में लड़ाई होती है, तुम इतना क्यों रो रही हो? अदांशी ने पाउट बनाते हुए कहा, पर मम्मा इस बार बहुत ज्यादा डैडी पर चिल्ला रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आपके बड़े पापा बड़ी मम्मा की तरह मेरे मम्मा डैडी भी अलग हो गए तो मैं क्या करूंगी? अचानक उसकी ये बात सुनकर अद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल उतर गया। वो बस उसे ही देखता रह गया। अदांशी को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था। वो और भी ज्यादा रोने लगी। अद्राक्ष ने तुरंत खुद को संभाला और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हर मॉम डैड मेरे मॉम डैड की तरह नहीं होते। उन्हें पता है कि बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है। वो कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर चले भी गए तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब सुनकर अदांशी तुरंत उसके सीने से लिपट गई। अद्राक्ष ने भी उसे अपने सीने में भर लिया। पर तभी उन दोनों के कानों में कपकेक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मैम महा भहा दादा दादा। उसके चिल्लाने से अद्राक्ष और अदांशी दोनों ने एक साथ सोफे की तरफ देखा तो दोनों के ही एक्सप्रेशंस बदल गए। अदांशी हड़बड़ी में बोली, ओ माय गॉड, ये तो लटक गया है। इधर अद्राक्ष ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये लड़का खुद को समझता क्या है? जब देखो तब बाहुबली बनने की कोशिश करता रहता है। जब ये जानता है कि ये अभी बहुत छोटा है, खुद से सोफे पर नहीं चढ़ सकता, तो क्या जरूरत है सोफे पर चढ़ने की? अदांशी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, लेकिन भाई ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। कपकेक इस वक्त आधा सोफे से लटका हुआ था। उसकी छोटी सी ग्रिप सोफे पर थी और वो बहुत मुश्किल से चिल्ला रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर गिरने का डर साफ दिखाई दे रहा था और वो बहुत मासूमियत के साथ टुकुर टुकुर अद्राक्ष को देख रहा था। पर अद्राक्ष उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। इधर अदांशी बहुत ज्यादा हंस रही थी। तभी देखते ही देखते कपकेक की आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथों से वो ग्रिप भी छूटने लगी। अदांशी की स्माइल पूरी गायब हो गई। वो घबराकर बोली, भाई वो तो गिर रहा है। लेकिन अभी वो गिर पाता उससे पहले ही अद्राक्ष ने उसे डायरेक्ट अपनी गोद में उठा लिया। कपकेक, जिसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, अपने बड़े भाई की गोद में जाते ही बिल्कुल चुप हो गया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसके सीने से लिपट गया। अद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो। लेकिन कपकेक तो जैसे अपने भाई के सीने से लिपटकर कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अद्राक्ष ने उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे शॉवर लेने जाना है। लेकिन कपकेक ने उसके छोटे छोटे कॉलर को पकड़ रखा था। अद्राक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, तुम मुझसे ऐसे चिपक नहीं सकते। लेकिन फिर भी कपकेक ने नहीं छोड़ा। अद्राक्ष अब इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे गले क्यों पड़ गए? मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो। तभी अदांशी ने प्यार से कहा, भाई ये आपसे शायद बहुत प्यार करता है। देखिए ना, आपसे दूर ही नहीं होना चाहता। प्लीज इसे भी आप एक्सेप्ट कर लो। जैसे मुझसे प्यार करते हो बिल्कुल वैसे ही इसे भी प्यार करो, प्लीज प्लीज। उसकी ये बात सुनकर अद्राक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से मॉम मुझसे दूर हुई थी, इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। ये कहकर वो फिर से कपकेक को छुड़ाने लगा, लेकिन कपकेक की पकड़ बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी थी। अद्राक्ष बोला, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज छोड़ो मुझे। ये कहते हुए उसने झटके से उसे खुद से अलग किया तो कपकेक गुमसुम सा हो गया। वो अद्राक्ष को टुकुर टुकुर देखने लगा। पर तभी अदांशी ने जल्दी से तालियां बजाते हुए कहा, बेबी डोंट क्राई। अब दीदी का मूड बिल्कुल अच्छा हो गया है, अब दीदी तुम्हारे साथ खेलेगी। आ जाओ, चलो खेलते हैं। ये कहकर अदांशी ने कपकेक को रोने नहीं दिया और किसी तरह उसे अपनी गोद में उठा लिया।
वो खुद भी अभी सिर्फ 4 साल की थी, इसलिए कपकेक को उठाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कपकेक काफी गोल मटोल था। उसे देखकर लगता था कि आगे चलकर उसकी हाइट भी काफी बड़ी होगी। पर तभी अद्राक्ष ने वापस से कपकेक को गोद में उठा लिया। ये देखकर अदांशी ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, भाई, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया? कपकेक भी तुरंत टुकुर टुकुर अद्राक्ष को देखने लगा। लेकिन अगले ही पल अद्राक्ष ने कपकेक को सोफे पर ठीक से बिठाते हुए कहा, चुपचाप सोफे पर बैठे रहना, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना। अगर तुम यहां से कहीं भी गए या गलती से भी नीचे उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? अचानक अद्राक्ष की ऐसी धमकी सुनकर कपकेक जैसे सदमे में आ गया। उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई और बस अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हाँ में हिलाने लगा। अद्राक्ष वहां से जाते हुए बोला, इसका ख्याल रखना, देखना ये दोबारा नीचे ना गिरे। ये सुनकर अदांशी ने जल्दी से सिर हिलाया। अद्राक्ष कमरे में चला गया और अब इधर अदांशी कपकेक के साथ खेलने लगी। अद्राक्ष अपने कमरे में आया, पर इस वक्त बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे। ग्रीन कुर्ते को देखकर वो हल्की स्माइल के साथ बोला, जरूर सिली मॉम ने मेरे लिए रखा होगा। ये कहते हुए उसने कुर्ता उठाया और सीधे वॉशरूम में चला गया। इधर कमरे में नाज बोली, आउच, दक्ष प्लीज छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। आज पूजा होने वाली है, मुहूर्त निकल चुका है, पंडित जी भी आ गए होंगे। मॉम, डैड और बाकी सब इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज दक्ष, ये सब बाद में, अभी नीचे जाने दीजिए ना। वो बहुत मुश्किल से दक्ष को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो उसके गले और गर्दन को चूम रहा था। नाज अपनी सिसकियों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन दक्ष उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। आखिर में नाज ने गहरी सांस लेकर कहा, दक्ष प्लीज मेरी बात तो सुनो, नीचे पूजा होने जा रही है। आज दिवाली है, कुछ तो शर्म कीजिए। दक्ष उसे घूरते हुए बोला, भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम इंसान फेस्टिवल पर रोमांस नहीं कर सकते। नाज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, लेकिन हमें थोड़ा शरीफ रहना चाहिए, हम नीचे क्या मुंह दिखाएंगे। तभी दक्ष ने एकदम से उसकी गर्दन पर बाइट किया। नाज के मुंह से एक सिसकी निकल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष उसकी गर्दन को ध्यान से देखते हुए बोला, अब तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, जाओ जाकर चेंज कर लो। इसी के साथ वो उससे दूर हुआ और सीधे क्लोजेट में चला गया। वहीं नाज सीधे मिरर के सामने आई। खुद की गर्दन पर बड़े से बाइट मार्क को देखकर उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, दक्ष आपने क्या कर दिया? अब इसे छुपाने में ही मुझे आधे घंटे लग जाएंगे। आपने सच में मेरा काम बढ़ा दिया है। अभी तो कपकेक को भी रेडी करना बाकी है। एक काम करती हूँ, अद्विका को कपकेक को रेडी करने के लिए कह देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ इधर इबादत ने इस वक्त एक ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी। बालों को उसने एक साइड किया था। गले में उसने वही डायमंड नेकलेस पहना था जो थोड़ी देर पहले अंतरा ने उसे गिफ्ट किया था। रेडी होने के बाद उसने अपना फोन उठाया और टाइम देखते हुए बोली, पिछले 3 घंटे से दक्ष वापस नहीं आया है। शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। कुछ भी हो, वो इतना भी नासमझ नहीं है। मुझे थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए था। मुझे एक बार कॉल करना चाहिए। ये सब सोचते हुए उसने दर्श के पास कॉल डायल किया, लेकिन दर्श का फोन स्विच ऑफ आया। इबादत ने नाराज होते हुए कहा, मुझे पता है तुमने जानबूझकर फोन स्विच ऑफ किया है। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो दर्श। तुम्हें इतना भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। वो फिर सीधे नीचे आए। अंदर मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे और पूजा की सारी विधि करवा रहे थे। आरव और अद्विका अभी रेडी होकर वहीं पर बैठे हुए थे। आज की पूजा विधि खुद आरव और अद्विका कर रहे थे। अद्विका 8वें महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए अंतरा ने उन दोनों को पूजा करने के लिए कहा था, ताकि आने वाले बच्चे पर अच्छा असर पड़े। सभी ने ग्रीन आउटफिट पहन रखा था। अंतरा ने भी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। उसने बालों में गजरा लगाया हुआ था, पर उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थीं। तभी इबादत अंदर आती हुई बोली, मॉम क्या आपने दर्श को कॉल किया था? ये सुनकर अंतरा ने कहा, हाँ मैंने किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ आया। शायद बहुत नाराज है, इसलिए स्विच ऑफ करके बैठ गया। तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। ये सुनकर इबादत ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मैं क्यों फिक्र करूंगी, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। लेकिन तभी अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी आंखों में उसके लिए टेंशन साफ दिखाई दे रही है, मुझसे नहीं छुपा सकती। लेकिन फिलहाल मैं दानिश का इंतजार कर रही हूँ। देखो ना, पूजा शुरू होने वाली है पर दानिश अभी तक नहीं आए। ये सुनकर इबादत ने गेट की तरफ देखा और बोली, क्या आपने डैड को कॉल किया था? अंतरा गुस्से से बोली, तुम्हारे डैड मेरा फोन जल्दी उठते ही नहीं है। उनके पास फोन करने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर इबादत मुस्कुराने लगी। तभी वहां अदांशी धीरे धीरे कपकेक को लेकर आए। कपकेक अपने पैरों पर चल रहा था, जिस वजह से वो काफी स्लो था। जब सबने उन दोनों को देखा तो सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अदांशी ने ग्रीन कलर का मिनी सा लहंगा पहन रखा था, वो बहुत क्यूट लग रही थी। वहीं कपकेक ने लाइट क्रीम कलर का छोटा सा कुर्ता पहना था। उसने मोजड़ी पहनी थी जिसमें डायमंड लगे हुए थे। वो हद से ज्यादा क्यूट लग रहा था। अंतरा उसे देखकर अपनी आंखों से काजल निकाली और उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, हे भगवान इतना प्यारा, इसे किसने तैयार किया? इतना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी नजर न लग जाए। अदांशी ने हंसते हुए कहा, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए दादी।
तभी अंतरा ने उसके भी कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम दोनों हमारे खानदान की शान हो। ये कहकर वो उन दोनों की नजरें उतारने लगी। इबादत ने हैरान होकर कहा, तो इसका मतलब तुमने कपकेक को रेडी किया? अदांशी ने अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, यस मम्मा, मैंने अपने लिटिल भाई को रेडी किया। और यू नो वॉट, बनी भाई ने भी मेरी हेल्प की। ये सुनते ही अंतरा तुरंत हैरानी से बोली, क्या क्या कहा तुमने? क्या वाकई अद्राक्ष ने हेल्प की? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी अदांशी ने स्माइल के साथ कहा, ये सच है, क्योंकि वहां पर तब मैं भी थी। एक्चुअली मैंने ही कपकेक को रेडी करना शुरू किया था, फिर अदांशी आ गई, उसने हेल्प की, और तब तक वहां पर अद्राक्ष भी आ गया था। उसके बाल अद्राक्ष ने ही सेट किए हैं। ये सुनकर आभांगीर ने बहुत प्यार से कहा, मुझे पता था दोनों भाई ज्यादा वक्त तक एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के होकर रहेंगे। बस ये नाराजगी कुछ टाइम की है। देखना, बहुत जल्दी दोनों एक हो जाएंगे। तभी कपकेक ने अपने बालों की तरफ नन्ही उंगली से इशारा किया और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आई, पर इबादत ने स्माइल के साथ कहा, हम समझ गए तुम क्या बताना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बाल बनाए हैं और तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। पर तभी सबकी नजर पीछे चली गई, जहां अद्राक्ष खड़ा अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उन्हें घूर रहा था। उसे देखकर अंतरा ने प्यार से कहा, बेटा तुम आ गए। तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। ये कहकर उसने आगे बढ़कर उसके कान के पीछे काला टीका लगाया। अद्राक्ष ने सीधे अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, सिली दादी, मैंने सिर्फ उसके बाल बनाए क्योंकि मुझे अद्विका चाची ने ऐसा करने के लिए कहा था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, पर तभी मुड़ते हुए बोला, और हाँ, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, मुझे पसंद आया। उसने इस वक्त ग्रीन कलर का कुर्ता पहन रखा था, लेकिन अगले ही पल अंतरा ने कहा, पर मैंने ये कुर्ता तुम्हें नहीं दिया। ये सुनकर अद्राक्ष के कदम रुक गए और वो तुरंत बोला, फिर ये कुर्ता मुझे किसने दिया? मेरे कमरे में ये कौन रख गया? तभी पीछे से आवाज आए, मैंने रखा था, और तुम सच में इस कुर्ते में बहुत प्यारे लग रहे हो बनी माई बेबी। नाज की आवाज सुनते ही अद्राक्ष के एक्सप्रेशंस बदल गए। इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल, आई डेफिनेटली अपलोड डेली एपिसोड।